स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने 18 एमसीक्यूज को डिस्कस किया जो कि एनईडी के टेस्ट में लिए गए। आज हम उससे आगे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि पार्ट 1 में रह गए थे। उनमें जो है वो 19 एमसीक्यू जो है वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी पूछा गया। इसका फिनोमिना तो हम जानते हैं। इसके ज़रिए जो है वो इंटरफेरेंस होती है लाइट की और अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिलते हैं और इसके ज़रिए हम लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पर्टिकुलर फार्मूला। इसी तरह से 20 जो क्वेश्चन है 20 एमसीक्यू ये ब्रेग्स लॉ के बारे में है। ब्रेग्स लॉ का भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ब्रेग्स लॉ क्या है? ब्रेग्स लॉ जो है वो सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ब्रेग्स लॉ को इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। स्पेशली ब्रेग ने इसको जो है वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ब्रेग्स ने जो है वो ये मेथड यूज किया था और इसके लिए जो है वो उसने एक्सरे यूज की थी। इसको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कह सकते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है इसके जरिए हम एक्सरे को यूज करके जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके जरिए जो है वो ब्रेग्स ने एक इक्वेशन भी दी थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, जिसके जरिए जो है वो वेवलेंथ या फिर पाथ डिफरेंस जो है वो इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो है वो 21 पे आ जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का सवाल है जो इसमें आया है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर जो है वो किस पे डिपेंड करती है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर जो है बाय फॉर्मूला अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है, करंट फ्लोइंग इन द वायर पे डिपेंड करती है, जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है सेंसिटिविटी और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के ऊपर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे जो है वो सेंसिटिविटी जो है गैल्वानोमीटर की ये डिपेंड करती है। इसी तरह से 22वां जो सवाल है वो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है ये इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो फिर जो है वो इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सवाल है न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन के लिए हम जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये फिनोमिना इसको परफॉर्म करवाने के लिए कुछ कंडीशंस दरकार होती हैं। इसमें सबसे पहली जो है वो टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियाई का होना है। टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियाई पे ये रिएक्शन डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो सकता है। इसी तरह से स्पीड ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर भी ये प्रोसेस डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी और उतनी ही ज़्यादा जो है ये जो है वो जो फ्यूजन रिएक्शन है ये रैपिड परफॉर्म होगा। इसी तरह से जो कूलम फैक्टर है इसके ऊपर भी ये फ्यूजन रिएक्शन डिपेंड करता है। अब आगे हम बढ़ें, अगर 24 हम क्वेश्चन देखें तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है। कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ हम जानते हैं एडिशन में भी होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसी तरह से a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए।
तो ये दोनों तरह से जो है ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डॉट प्रोडक्ट में भी, और एडिशन के अंदर भी ये जो है वो प्रूव होता है। इसका भी जो है वो सवाल आया है। इस तरह से अगर आगे हम बढ़े 25 क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें पूछा गया है इफ 2 ऑन 0 vectors are perpendicular, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, देयर डॉट प्रोडक्ट इज, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सो नॉन जीरो जो वेक्टर होंगे और आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 90 का होता है परपेंडिकुलर कंडीशन में, और cos 90 जीरो के बराबर होता है, जो कि पूरा डॉट प्रोडक्ट या फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जीरो होगा। तो इसका जवाब है जीरो। इसी तरह से इसके बाद एक और सवाल है जिसमें वेक्टर में जो है वो प्रोजेक्शन पूछा गया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द बी। वो देखते हैं। इफ a equal to I plus 3j plus 4k and b equal to I minus 2j plus k, find projection of a onto b। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी मालूम करना है। हम कैसे मालूम करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी हम इस तरह से मालूम करते हैं, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर ये बराबर होता है ए वेक्टर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर ऑफ बी। बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा जब ए वेक्टर, सो हमें मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। अब इसके लिए हमें ए वेक्टर यहाँ पे लिखना होता है ए आई माइनस 3j प्लस 4k, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब जो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो हमने यहाँ लिखना है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम ये यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ये फॉर्मूला है इसका। सो बी वेक्टर है आई माइनस 2j और प्लस k, और इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो रेडिकल 6 इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब क्या करेंगे? अब हम इसको यहां पुट कर देंगे, तो यहां से i माइनस 2j प्लस k और रेडिकल 6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद डिवाइड में रेडिकल 6 आएगा, ऐसे ही रहने दें। तो ये भी जवाब हो सकता है, फिर इसकी वैल्यू निकालने के बाद भी जवाब हमारा आ सकता है। तो ये तरीका है प्रोजेक्शन मालूम करने का एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। सो अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, और उसमें साउंड लेवल का पूछा गया है। यूनिट ऑफ साउंड लेवल, तो साउंड लेवल का जो यूनिट होता है वो होता है डेसीबेल। इंटेंसिटी लेवल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो है वो 27 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे देखें 28, तो इसमें कुछ फार्मूलाज जो है वो पूछे गए हैं। फार्मूलाज, लेट सपोज हुक्स लॉ का फार्मूला, यहाँ पे हम फार्मूलाज लिख लेते हैं। तो फार्मूलाज कौन कौन से? हुक्स लॉ का, हुक्स लॉ का फार्मूला क्या है? F इक्वल टू माइनस के एक्स। तरह से टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, सो टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग बराबर है 2 पाई रेडिकल m अपॉन k। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया।
इसी तरह से मॉड ऑफ वाइब्रेशन का भी फॉर्मूला पूछा गया है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन। सो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय m, ठीक है। और फिर इसके बाद हम फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन्स भी हम इसी के जरिए निकाल सकते हैं यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से फिर हम वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी को हम सेपरेट करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो है वो गैलीलियन टेलीस्कोप जो है उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछा गया, और टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन उसका फॉर्मूला वो भी दोनों सेम ही है, विच इज इक्वल टू m इक्वल टू FO डिवाइडेड बाय FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला फॉर टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप। तो ये जो है ND के 19 के पेपर में जो है वो जो सवाल आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के अंदर, ये मैंने आपसे डिस्कस किए। अब इसमें अगर आप गौर करें इन तमाम ही सवालात पे, तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए थे NDD के हवाले से, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिनमें से सवालात और बार बार आते हैं, वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो है वो फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर पहला, उसके बाद वेव वाला चैप्टर जिसमें साउंड भी आ जाता है, और फिर फिजिकल ऑप्टिक्स या फिर जो है वो लाइट वाला चैप्टर, और वेव ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स, और फिर इंटर के चैप्टर बताए थे कूलम्स लॉ, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर, इसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अब यहाँ पर आप देखें तो मोस्टली जो सवालात हैं ये उन्हीं चैप्टर में से आए हैं। आप ज़्यादातर देख लें, ये वाले जो सवाल हैं मैंने जो अभी डिस्कस किए पार्ट 1 में जो डिस्कस किए, ये ज़्यादातर जो है वो ऑप्टिक्स या फिर जो है वो फिजिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, वेव चैप्टर जो है उसमें से लिए गए हैं। इसी तरह से जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसमें से लिए गए हैं, और इसी तरह से फोर्स एंड मोशन के जो टॉपिक्स हैं उसमें से सवालात बने हैं। उसके बाद फिर इंटर में आ जाए, सवालात में यहाँ पे लिख नहीं पाया जो कि इंटर से रिलेटेड ही हैं, बच्चों ने जो बताए हैं वो इंटर से रिलेटेड ही हैं, जैसे कि कैपेसिटर का सवाल और मैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल, ठीक है, या फिर जो है वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला सवाल। ये कुछ सवालात हैं, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की, ये भी बच्चों ने बताए थे कि ये भी आए हैं। तो इट मीन्स के वही सवालात हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो अगर आप इन चैप्टर्स को जो मैंने आपको बताए हैं और प्रीवियस वीडियो में बताए थे, इनको आप पक्का कर लेंगे तो होपफुली कि आप जो है वो NED के अलावा KU, दाऊद और जो सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है, इसमें से जो टेस्ट, इसके जो टेस्ट आते हैं, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से आप ग्रिप कर लें और इनकी अच्छे से तैयारी कर लें, तो आप आसानी से इन टेस्ट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया है, तो तमाम बच्चों के लिए बेस्ट विशेस, सब कामयाब हों इस टेस्ट के अंदर। अब जो है वो हम एक क्रैश कोर्स करेंगे उन तमाम बच्चों के लिए कि जो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट ईयर और इंटर के तमाम ही चैप्टर क्रैश कोर्स में करेंगे, और साथ में ये पास्ट पेपर और रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये भी हम डिस्कस करते जाएंगे। और साथ में जो MD कैट के वो तमाम बच्चे हैं जो कि MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी पास्ट पेपर की वीडियोस जो है वो आज से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।